मंगलवार को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली द्वारा टीम बनाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और महासमुंद समेत बिलासपुर में रेड डाली गई। इस रेड में छत्तीसगढ़ के 3 IAS के ठिकाने भी शामिल रहे, जिनमें रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू, खनिज विभाग के संचालक JP मौर्य और चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई के नाम हैं। ईडी की टीम ने इसके अलावा CRPF की टीम के साथ जय अंबे ग्रुप के ठिकानों और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकाने में भी दबिश दी। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह परेशान करने की कोशिश है। ईडी जांच के नाम पर डराने और धमकाने का काम कर रही है। ईडी, IT, DRI इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। और डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को पड़े ईडी के छापे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इन छापों से स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के नए आयाम खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से छत्तीसगढ़ शर्मसार होता है। छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं, नए झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहां पे छापा मारेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वसूली बंद करें यह सरकार। उन्होंने 25 रुपए प्रति टन कोयले में वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी और उसकी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी का ATM कहा। भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का ATM है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूँ, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहाँ का एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहाँ जाता है। कोई नई बात नहीं है इस ATM के खुलासे से। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि IAS अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खुलने लगा है। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और ईडी के इस छापे के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है भूपेश बघेल जी की, वो भी आश्चर्यजनक है कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी सीधी लड़ाई लड़े वो एक अलग मुद्दा है। हम लोग सक्षम हैं और ये सरकार जाने वाली है। कहते हुए चेतावनी दी है और कहा कि वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीच बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए। ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। उनको भी सावधान रहना चाहिए। जो आज हश्र हो रहा है उसको देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भोपाल जाकर कमलनाथ जी के साथ सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कमलनाथ जी और मुझे
मुलायम सिंह जी के अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी के तहत अभी मैं भोपाल जाऊंगा। भोपाल से कमलनाथ जी को लेकर फिर सिफाई जाऊंगा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। अब दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ जिले में भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर प्रारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने किया। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा में सिनेमाई मनोरंजन की व्यवस्था नहीं थी, जिसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर विनीत नंदनवार ने ऑडिटोरियम को सिनेमा संचालन के लिए लीज पर उपलब्ध कराया। इतने वर्षों बाद सिनेमाघर खुलने से दंतेवाड़ा के लोगों में खुशी है। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने हॉल में बैठकर फिल्म का आनंद उठाया और यहाँ की पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की तारीफ की। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 17 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। आज हमारे दंतेवाड़ा जिले में एक थिएटर की शुरुआत हुई है, आज इनॉग्रेशन हुआ है। और जो आपने जैसे कहा कि भाई डेफिनेटली हम लोगों के दंतेवाड़ा जिले के हो या बीजापुर सबको जगदलपुर जाना पड़ता था, और अब हमारे जिले के लोगों को अगर कुछ भी नया मूवी देखना है तो वो हमारे इस अब दंतेवाड़ा के थिएटर में आएंगे। और कहीं ना कहीं हमारा आप जानते हैं कि दंतेवाड़ा जिला डेवलप कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम थिएटर के मामले में पीछे क्यों रहे। अब हम जो रायपुर में जो जाकर देखते थे या चित्रपुर में जाकर जो देखते थे, अब हम दंतेवाड़ा में बैठ करके देखेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे दंतेवाड़ा जिले के जो लोकल में 17 बच्चों को रोजगार भी इसमें मिला है। और यहाँ के जो लोकल जो व्यापारी जो थे, जिनको जैसे छोटी छोटी दुकानें जो लगानी रहती हैं, तो उनके लिए भी जैसे SHG वुमेन्स है, महिला स्वसहायता समूह है, उनके माध्यम से उनको भी यहाँ पे एक छोटा छोटा काउंटर मिलेगा जिसमें। बस्तर के भोपालपट्टनम में तेलंगाना पुलिस ने जिस KG सत्यम को नक्सलियों के साथ गिरफ्तार किया था, उसे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने नक्सलियों का सहयोगी बताया। पूर्व मंत्री के आरोप को सिरे से नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि KG सत्यम का नक्सलियों ने गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए अपहरण किया था, जिसकी रिपोर्ट उसके परिजनों ने पोलमपल्ली थाने में दर्ज कराई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात का खंडन करता हूं कि KG सत्यम वर्तमान में कांग्रेस के किसी पद में हैं। पहले वे भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री थे। दूसरी बात, KG सत्यम जिसे नक्सलियों का सहयोगी बताया जा रहा है, वो पूरी तरीके से भ्रामक बात है। KG सत्यम जिस गांव में रहते हैं, नल्लमपल्ली, भोपालपट्टनम के पास में, भोपालपट्टनम थाने से उस गांव की 15 किलोमीटर दूरी है। आज के 3-4 दिन पहले उसे कुछ नक्सलियों ने बंदूक के नोक में अपहरित कर लिया था। दरअसल जहां वो रहता, वहां के 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बोलेरो गाड़ी हो। अकेले KG सत्यम के पास बोलेरो गाड़ी थी। इस कारण कुछ नक्सलियों को आंध्र प्रदेश जाना था, किसी बीमार को लेके उन्होंने उसका अपहरण किया था, जिसके संबंध में उनके परिजनों ने थाने में बाकायदा एप्लीकेशन भी दिया था और थाने में उनकी तहरीर है, जांच के अन्वेषण में है उनकी तहरीर। तो यह कहा जाना कि वह नक्सलियों का सहयोगी था, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रामक गलत बयानी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर KG सत्यम की नक्सलियों के साथ गिरफ्तारी की जानकारी दी और कांग्रेस से जुड़े और लोगों की नक्सलियों से संबंध की जांच और छानबीन का आग्रह किया। इस पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरुण साव झीरम कांड और दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच के लिए पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहाँ मंत्रियों के यहाँ आते हुए, और सबसे बड़ा उदाहरण तो झीरम घाटी है जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे। भीमा मंडावी के बारे में ही, स्वर्गीय भीमा मंडावी जी जो उनके विधायक थे, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, उसको NIA ने ले लिया। कितने साल हो गए, लोकसभा चुनाव के समय का है, और आज तक कुछ हुआ? उसके बारे में पत्र क्यों नहीं लिखते अरुण साव जी? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में नई सड़क निर्माण पर चर्चा न करते हुए गड्ढों को भरने के लिए कहते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य की सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि उन्हें भरा नहीं जा सकता। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में नए सड़क के निर्माण की चर्चा नहीं हुई
पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे की चर्चा में 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ गड्ढों पे चर्चा होती रही। और गड्ढा ये 1.5 साल में 1.25 साल में पाटने वाले नहीं है। जो गड्ढा बन गया है वो गड्ढा स्थायी रूप से बना रहेगा। इनकी औकात नहीं है कि उस गड्ढे को ठीक कर सके।